नमस्कार, मैं कमल कौशिक। कहानी कामयाबी में आपका स्वागत है। कुछ संघर्ष की कहानी मिसाल बन जाती है और उस संघर्ष को जब सम्मान मिले तो वो शानदार और बेमिसाल हो जाती है। आज एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो वाकई में एक मिसाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हरिओम वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में कहानी कामयाबी में। थैंक यू जी। कुछ अगर ठान ले इंसान तो उसको पूरा भी कर सकता है, अपने लक्ष्य को जो निर्धारित किया है उसे पा भी सकता है। ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपकी कंपनी को, आपके ग्रुप को सम्मानित करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो दिवंगत प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगे, उन्होंने आपको सम्मान दिया। ये कैसे संभव हो पाया सर? इस सारे काम के पीछे जो है हमारा हार्ड वर्क और हमारी थिंकिंग टू बी एक परफेक्शन, और हर क्षेत्र में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जिसके कारण अभी 30 जून को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी कंपनी को 2 MSME के नेशनल अवार्ड्स प्रदान किए हैं। आपकी कंपनी को 2 अवार्ड्स मिले। एक अवार्ड हमारे को मिला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग के, और दूसरा अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट्स, और दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। बेसिकली तो मेरे बारे तो सिर्फ यही बोल सकूँगा कि मैं तो जॉब करता था और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, अच्छी पोजीशन पे जॉब करता था, और ड्यू टू सम ऐसी आप बोलिए कि पर्सनैलिटी क्लैश जैसे बोलते हैं, तो उसमें बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के, ना जॉब के होते हुए, ना कभी बिजनेस के सोचे के बगैर नौकरी छोड़ी थी। और उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ें भी सही। इतना भी हुआ कि हमारे कोई बैंक में कोई पैसा नहीं हो और घर में कोई भी सामान ना हो, वो भी कंपनी ले जाए। उसके बाद हम बहुत दिन, हफ्ते के करीब हम फ्लोर पे सोते रहे हैं सारी फैमिली, और फ्लोर पे बैठ के हमने खाना खाया। तो उसके बाद पर लगन यही थी और पीछे बैकअप था और सपोर्ट थी। फिर अपना जो काम किया हुआ था, जो मैंने 23 ईयर्स जॉब की है, उसमें जो हार्ड वर्क किया था, वो हार्ड वर्क मेरे को बैकअप के लिए सपोर्ट था, और मेरे को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकूँगा। तो उसकी थिंकिंग में ही मैंने बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी जॉब के जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया। 93 में फर्स्ट मशीन जो बनाई थी वो हमें 35,000 की बनाई थी। उससे वी वर वेरी वेरी हैप्पी कि ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट चेंज मिला वो ये मिला कि 98 में मेरे को जनरल मोटर्स ने, डेल्फी ने कोई चैलेंज दिया, जो कि मैंने एक्सेप्ट किया कि कोई मशीनें थी कि 4 मशीनें थी उनकी, तो उसको मैंने 1 मशीन बना के दे दी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भारत में रहकर जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी आपने मदद की, लेकिन शुरुआत में आप पर भरोसा नहीं जताया? नहीं, भरोसा नहीं करते थे ना, कि वो कहते थे कि हम पिछले 12 साल से 15 कंट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं और वहाँ हर जगह पे हम 4 मशीनें यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 1 मशीन। तो उस समय आपको झटका लगा कि ये विश्वास नहीं कर रहे और मेरे आइडियाज़ इतने बड़े? बिल्कुल लगा था झटका, पर साथ में ही कोई ऐसे शख्स भी थे दूसरे जो उसी कंपनी के, जो यूके से थे, आपकी बातों को इंग्लैंड सुन से रहे थे, वो सुन रहे थे। अमेरिकन के साथ आपकी बातचीत हो रही थी और सुन रहे थे यूके वाले, इंग्लैंड वाले। और वो शख्स जो वो आगे आया, तो वो बोलता कि मेरे को आप बताइए कि क्या आइडिया है। तो उसको मैंने अपना आइडिया बताया और उसने वो आइडिया बहुत अच्छा लगा उसको, और उसने मेरे को बोला कि आप इसको करो आगे। तो उसमें सारा जो जैसे जैसे जो उसने मांगा हमने किया, और जो उनकी प्रोडक्शन थी उसको मैंने डबल किया, और उसके बाद उस चैलेंज को 100% सक्सेस के साथ उसको पूरा किया। ये हम फोटो भी देख सकते हैं और उस दौरान की फोटो है। ये 2000 में मिला है, 2000 में मिला है। तो उस समय फीलिंग क्या थी सर जब आप फीलिंग कि बहुत ही, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये इतना कुछ मिलेगा, और इतने छोटे लेवल पे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम ये मिला। पर इसके मिलने के बाद
जिसकी पब्लिसिटी इतनी हुई कि हमारे को बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस मिला। 1990 की बात करें, 2000 की, लेकिन आज 2022 की बात करें और आने वाले वक्त की, क्या बिजनेस कोई युवा करके आगे बढ़ सकता है आज के ज़माने में? जरूर बढ़ सकता है। तो उसको बेसिकली तो सबसे ज़्यादा तो हार्ड वर्क की ज़रूरत है। कोई भी काम करेंगे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और करना पड़ेगा। पीछे उस दिन मोदी जी ने बोला कि चुप बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। एक समय ऐसा आया जब आपने कहा कि ज़मीन पर हम सोए, हमने ज़मीन पर बैठकर खाना खाया, हमारा परिवार, ज़ाहिर तौर पर आपका परिवार आपकी तरफ देख रहा होगा कि अब आगे क्या। उस समय सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी वाइफ ने किया। आपकी वाइफ मालूम है कि इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन और हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये कह सकते हैं? उस टाइम में भी मतलब मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो सारा हो सकता बच्चों के साथ वो बात करती होगी, मेरे को नहीं बताया। मैं समझ सकता हूँ सर, जो एक फीलिंग होती है, और वो इंसान ही समझ सकता है जिसके सपोर्ट में उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी खड़ी होती है। आज इस दुनिया में नहीं, हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन शायद जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे कि आज आपके बच्चे कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप भी दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को दुनिया के सामने लाया जाए। अभी जैसे 99 में राहुल जो इंजीनियरिंग करने के बाद साथ में जुड़ा, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मैं, उससे पहले मैं अकेला ही होता था। मैं तो अकेला होने के कारण या मजबूरी में समझिए कि इतना हार्ड वर्क करना पड़ा था कि मेरा जो एवरेज रिकॉर्ड में है 16 to 18 आवर्स पर डे काम करने का रहा है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो और सकती। वो एक कहते हैं ना, उदाहरण भी सामने आ चुका है। एक पिता ने एक पूर्व प्रधानमंत्री से अवार्ड लिया और आज देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके बेटों को अवार्ड मिला है। ये आपके लिए अभी बहुत बड़ी बात है। जो हमारा है, आप समझ लीजिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड के 10 आदमियों से, 10 एम्प्लॉय से हम 100 पे पहुंचे हैं। ड्राइंग बोर्ड पे हाथ से ड्राइंग्स बनाने की बजाय मोस्ट ऐसी अपडेटेड 3D सारे में काम करते हैं। हमारा जो छोटे छोटे काम करके लोकल काम करने के बजाय हम 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें सारे जो मैं एक और भी ऐड करना चाहूँगा कि ये सब जो है हमारा तो है ही है, बट हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज़ तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ में हमारे जो कस्टमर हैं वो, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि हम उनके साथ भी मिलते हैं, उनके साथ सीखते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं। और साथ में उनको ये बोल रहे हैं कि हम ये अवार्ड मिलने के बाद हम आराम से कुर्सी पे बैठने वाले नहीं हैं। अभी और भी अभी हमने लिखनी बाकी है। इससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बातचीत की है और अपनी कामयाबी की कहानी हम तक पहुंचाई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रवानी ग्रुप के डायरेक्टर टेक्निकल राहुल वर्मा जी। राहुल जी, रवानी ग्रुप को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब आपके कंधों पर है और आपके भाई मानिक वर्मा के कंधों पर है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा कि आप पिताजी के काम में हाथ बटाना है और उनका जो बोझ है थोड़ा सा कम करना है ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है अपने आप में। तो ऐसे में कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्यों आपने इंजीनियरिंग करने की सोची और इस बिजनेस में आ पाए? मेरा बहुत अंदर से मेरा मन था कि यस, मेरे को अपने फादर साहब को सपोर्ट करना है। एंड जिस लाइन में मेरे फादर थे तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक ज़रूरत भी थी। एंड बिकॉज मेरे फादर मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही वॉज फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो मुझे था कि मैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल का अगर डिपार्टमेंट संभालता हूँ तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनेगा और हमारी डिपेंडेंसी आउटसाइड से कम हो जाएगी। मैंने ये इंजीनियरिंग MM इंजीनियरिंग कॉलेज से करी जी। जो उस वक्त अम्बाला में था। एंड 99 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम 1995 की अगर बात करते हैं, उस वक्त इंडिया से बाहर जाने का बहुत क्रेज़ था। और मोस्टली जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, मोस्टली आई थिंक 80% लोग इंडिया से बाहर हैं। तो कंप्यूटर करके सबका ये था कि यस, हमने बाहर सेटल होना है, हमें बाहर जाना है। और मेरे को हमेशा से ये था कि नहीं, मैं आई वांट कि मैं अपने फादर के साथ, उनके साथ उनका काम संभालूं, उनको सीखूं। एंड
जो भी करूँ चंडीगढ़ में रह के करूँ। एंड जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मैंने फादर को ज्वाइन किया। एकदम बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि इतनी बारीकियों में इतना परफेक्शन लाना कैसे करेंगे, बट धीरे धीरे मेरे को बहुत सिखाया उन्होंने और मैं बहुत इंटरेस्ट से मैंने आपके कोशिश, गुरु आपके पिताजी? बिल्कुल जो उन्होंने मेरे को मतलब मेरा मार्गदर्शन उन्होंने किया, मेरे मतलब मम्मा का बड़ा सपोर्ट था। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं कहीं अगर कुछ परसेंट भी अपने पिताजी जैसा बन जाऊं तो आई थिंक मैं लाइफ में सक्सीड कर जाऊंगा। आप पंचकुला रहते थे? हम चंडीगढ़ में रहते थे। चंडीगढ़ उस समय रहते थे? चंडीगढ़ में और रहते सुन जाने में आपने इंजीनियरिंग वहाँ से की, तो जी। क्या आप वहाँ डेली जाते थे या वहीं रहते थे? हाँ, मेरे पास हॉस्टल लिया हुआ था मैंने, लेकिन बहुत कम रहा हूँ मैं हॉस्टल में। परिवार से ज़्यादा जुड़ा हुआ? मैं डेली कम्यूट करने में ज़्यादा बिलीव करता था। एंड मेरे टीचर्स जो मेरे कॉलेज के थे उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। विजय कटियार सर हैं जिन्होंने मतलब बहुत मुझे मोटिवेट भी किया, बहुत उन्होंने चीज़ें मेरे को समझाई। तो आई थिंक हर एक कामयाबी के पीछे आपके पेरेंट्स तो हैं ही, बट आपके टीचर्स, इवन मेरे स्कूल के टीचर एंड मेरे फ्रेंड्स जो एसोसिएट्स थे, उन सब का भी उतना ही योगदान है। मेरे मम्मा मेरे को स्पेशली बोलते थे कि जितना मर्जी अच्छे कर लो, जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी नहीं चाहिए। जो आपके पिताजी भी कहते हैं, उन्होंने देखा भी बहुत कुछ। देश के प्रधानमंत्री सामने जिनका दुनिया भर में नाम, और आपको भी आपकी कंपनी ने बहुत कुछ दिया, आपने भी बहुत योगदान दिया, तो उस समय की फीलिंग्स क्या होती है सर? क्या फीलिंग सामने आती है कि क्या आपने किया और आज इतना बड़ा सम्मान आपके हाथ में? मैं हो गया जो माहौल था वहाँ पर, और जिस तरह मोदी साहब वो माहौल बना देते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। और आप बहुत प्राउड फील करते हो कि आपने, आपके टीम ने, आपके सहकर्मियों ने, उन्होंने जो जो काम करे हैं आपके साथ, जिसकी वजह से रिकग्निशन मिली है, तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको बहुत, आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। और अवार्ड्स इसलिए नहीं होने चाहिए कि आपका प्रोग्रेस या आपकी तरक्की उसके बाद रुक जाए। हमें उसे एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए कि यस, अब हमने अगला क्या काम करना है। एंड मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि वो जिस बिज़नेस में हम हैं, आप कुछ कॉन्सेप्ट सोचते हैं, क्यों किसी आपके कस्टमर ने आपसे कुछ मांगा है, कुछ एक्सपेक्ट किया है, आप कुछ कॉन्सेप्ट सोचते हैं एंड उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम करके कुछ महीनों के बाद वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जब चल रहा होता है, या जैसे जो मशीन हम डिज़ाइन करते हैं, जब वो एक्चुअल में जब वो मशीन चल रही होती है, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं, आपकी कंपनी की टैगलाइन भी है कि हम आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मशीनरी का जो एक फील्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ओपन फील्ड है। आप जो कुछ सोच सकते हो और अगर वो वर्केबल है, तो वो आप थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ को आप मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ आपने अपने पिताजी से सीखी, क्योंकि वो तो Exactly. ड्राइंग पर ही मशीन के बारे में सब कुछ ड्रॉ कर बिल्कुल, लेते थे। बिल्कुल। उसके बाद सोच भी लेते थे। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ, यही सब चीज़ें सोच के, यही सब चीज़ें समझ के मैं भी और मेरा छोटा ब्रदर भी, वो तभी तो हमारे को वो पैशन आया कि नहीं, हमने ऐसा ही काम करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करनी, एंड आज की डेट में हम एक्चुअली इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं। सबका गोल ये है कि रमानी की अगर कोई मशीन बने, उसकी जैसी मशीन कहीं और हो नहीं सकती, यूनिक। एंड हम एक्सपोर्ट करते हैं मशीनें। मशीन की कमीशनिंग जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब हम आउटसाइड इंडिया जाके वो मशीनों को इंस्टॉल करते हैं, कमीशन करते हैं, एंड जब वो मशीनें वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हैं, और जो कस्टमर्स हमारे को उसके बाद अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं। और मेरा जो कस्टमर है, सबसे ज़्यादा मेरा कस्टमर ही मेरी मार्केटिंग कर रहा है विद वर्ड ऑफ माउथ। बट एट द सेम टाइम अगर कोई हमें रिकमेंड करता है या हमारे को किसी को
हमारा रेफरेंस देता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है कि हम जो भी करें हम उसके साथ जस्टिस करें। इन कमिटमेंट की वजह से हमारा कस्टमर हमारे साथ है। जिस कस्टमर ने हमारा एक बार हाथ पकड़ा है, ना उसने अभी हमारा को छोड़ा, ना हमने कभी उसको छोड़ा। मेरा सवाल ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है आपका मानिक जी का, आपका और आपके एमडी साहब का, पिताजी का, कभी ऐसा हुआ कि पिताजी के इतर उन्होंने एमडी साहब के तौर पर आपको कहा कि ये काम सही तरीके से करना सीखो, ये काम आपको करना होगा, मानिक जी को कभी बोला हो? ये कोऑर्डिनेशन कैसे आप बना करते ताकि कंपनी आगे बढ़ती रही लगातार? ऐसा है सर, जब हम कंपनी में, उस वक्त ना मैं बेटा हूँ और उस वक्त ना मैं भाई हूँ। अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अगर मैं ठीक से नहीं करता हूँ तो मैं अपने छोटे ब्रदर के ऊपर के लिए भी आंसरेबल हूँ, अपने फादर के लिए तो हुई। तो जब हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वी आर डेडिकेटेड, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करने। उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल लिहाज कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आखिर में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे फादर साहब ने बहुत ट्रैवल किया है इंडिया से बाहर, और मेरे को और मानिक को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम बाहर जाके देखें, एग्जीबिशंस देखें, कस्टमर्स को विजिट करें, और जो हमारे बाहर से जो कस्टमर्स आते हैं उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया है। बिल्कुल। हम चलते हैं सीधे रवानी ग्रुप की फैक्ट्री में, जहां पर असल काम होता है, वहां पर सपने संजोए जाते हैं और सपने पूरे भी किए जाते हैं। इसलिए यही कहते हैं कि आइडियाज़ को रियलिटी में हम बदलते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम रवानी ग्रुप के फैक्ट्री में आपको ले जाएंगे और कैसे वहां पर कामकाज होता है और कैसे आइडियाज़ रियलिटी में बदल दिए जाते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दो डायरेक्टर रवानी ग्रुप के मौजूद हैं। मानिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल जी मौजूद हैं। फिलहाल राहुल जी और मानिक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा था एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हौसला कोई बढ़ाए तो आपको और आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। ऐसे में ये मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से आपके पास अवार्ड्स की लाइन लगी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अवार्ड की हमने बात की, दूसरे अवार्ड्स की बात की, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आपकी कंपनी को अवार्ड मिल चुका है। कैसा महसूस होता है सर कि इतने सारे अवार्ड्स आपके पास? बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। प्लस जैसा राहुल ने भी पहले कहा, इन अवार्ड से हमारे को और अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे जाएं। और देखा जाए ये मेरी या राहुल की व्यक्तिगत कोई वो नहीं है अकम्पलिशमेंट, ये पूरी कंपनी की है। हमने सिर्फ अपनी कंपनी के बिहाफ पे इसको सिर्फ रिसीव किया है। तो मेरा तो यही मानना है कि टोटली ये टीम वर्क है। हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे एसोसिएट्स, हमारे एम्प्लॉइज, everybody is involved and everybody has contributed for this success. तो जो फैक्ट्री की बात होती है, जहाँ से आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, आप मशीन्स बना रहे हैं, उनके आइडियाज़ कहाँ से इनोवेट होते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? हम चलते चलते फैक्ट्री में बात करेंगे इस बारे में। जब भी हमारे को कोई कस्टमर से रिक्वायरमेंट आता है तो हम अपनी टीम के साथ इंटरनली डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हम लोग, मैं, राहुल, फादर साहब अपनी टीम के साथ बैठ के कुछ कंसेप्चुलाइज करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हमारी जो टीम है, हमने भी बहुत अच्छी टीम डेवलप करी हुई है। अब वो लोग भी अपना योगदान देते हैं आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। फिर उन आइडियाज़ को हम सारे को अपने प्रपोजल में डाल के कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट कस्टमर को जो चीज़ अच्छी लगती है उसके हिसाब से फिर हम उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। राहुल जी, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कहते हैं एक जिगरा चाहिए और आइडियाज़ रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, उसके बारे में बहुत सोचा जाता है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें आपके सामने आती होंगी। आपके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी आपके लिए सबसे फर्स्ट है, आप कह चुके हैं इस बात को। और भी चीज़ें, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपके साथ होना चाहिए, तभी आपने कहा कि वो खुद ही हमारे प्रोमोटर्स हैं, वो खुद प्रमोट करते हैं आपके प्रोडक्ट को। ये सब कुछ आप कैसे प्लानिंग के तहत कर पाते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हम बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारे पास,
और ऊपर से सेफ्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो सेफली करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ रहें। इसी फैक्ट्री में ये मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आपने बनाई हैं? हाँ जी, सब कुछ यहीं बना है, सब कुछ इन हाउस हमने ये सारी चीज़ें फैब्रिकेट करा है, असेंबल किया है और सारा कुछ ये अगेन फ्रॉम द स्क्रैच डिज़ाइन करके इस कंडीशन में लेकर आए हैं हम। बड़ी अचीवमेंट इस फैक्ट्री की कि कौन सी ऐसी मशीन बनाई जो सबसे अलग काम करने में कामयाब हुई? अभी एक लेटेस्ट मैंने एक अपने कस्टमर के साथ ही मिलकर एक मशीन बनाई है, जिसे हमें बनाने के लिए 1 साल लग गया। एक साल लग गया, लेकिन जो वो मशीन बन के आई है, आई थिंक वो एक बहुत ही यूनिक मशीन है, और जिसके अंदर हम मशीन के अंदर हम पार्ट की कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, बिना टच किए, बिना हाथ लगाए, ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हैं, और हम उसको जितने भी पार्ट्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो टेस्टिंग की वैलिडेशन हो रही है, और सब कुछ अगर हम ये मैनुअल करते तो इसमें बहुत समय लगता। 1 साल पहले ये एक सिर्फ सोच थी, जब कस्टमर हमारे पास आया, उन्होंने राहुल जी से डिस्कस किया कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो हमने भी उसको एज ए चैलेंज लिया कि यस हम ये चैलेंज लेंगे। और जैसा आपने बोला, इस चीज़ के लिए बहुत करेज चाहिए कि ओनली जो आपका सोच होता है उसके ऊपर आप कस्टमर को कमिट करते हैं कि यस हम ये कर सकते हैं, तो वो एक यू कैन से करेज और वो साहस जो हमारे को फादर साहब की बैकिंग से और जो इतने हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं उसकी कॉन्फिडेंस से वो आता है, वो उसके साथ हमने, और जब आज वो मशीन चल रही है, हम उस पर पार्ट बना पा रहे हैं, कस्टमर भी बहुत खुश है, हमारे को वो सेटिस्फेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है। सर से ये इसका सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सर, आज के जो यंग ब्लड है, जो युवा है, उनमें वो ताकत है जो आप में पहले थी कि आप एक नौकरी, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर और ज़मीन पर बैठकर खाना खा के और आज इतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर चुके हैं। आपको लगता है कि आज के युवा वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है बहुत डिफरेंस है कि उस टाइम के काम करने के तरीके में और आज के काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क है। तो आज जो हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं और वो उसको अगर प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो वो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। हर एक बंदे को मेरी तरफ से तो सिर्फ एक ही सजेशन है कि हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपना मन लगा के काम करे, डेडिकेशन से काम करे। कहानी कामयाबी की आपने अपनी बता दी, लेकिन और कामयाब लोग कैसे हो सकते हैं? अंतिम संदेश आपकी ओर से हो जाएगा तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। सर, मैं तो वही बोलूँगा बार बार कि जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक है। आज के ज़माने में तो बल्कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सुविधाएं हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने पहले नहीं थी। अभी तो बहुत कुछ है, तो वो करनी चाहिए। युवाओं को भी आगे आना चाहिए और उनको जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको इस्तेमाल करके उनको आगे बढ़ के अपना काम करना चाहिए, और डेफिनेटली वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया और आपकी भी लूँगा। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक उस इंसान का जिसने हमारे पे भरोसा रखा, जो हमारे साथ खड़ा होकर हमारे साथ काम किया, और स्पेशली हमारे कस्टमर्स के लिए। जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मशीन एक सपना थी 1 साल पहले, और मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि बहुत करेज और कॉन्फिडेंस दिखाया मिस्टर कबीर घुमन ने, जिन्होंने ये मशीन का मतलब रिस्क लिया कि यस ये मशीन ये बना सकते हैं, और उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। सरकार का भी ये एक मकसद रहता है कि जो विपक्ष उसको घेरे कि रोजगार के मुद्दे पे, तो आप बचा सकते हैं सरकार को भी, तो रोजगार भी आप दे रहे हैं। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? बस मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जब हम काम करते हैं आपको सराहना भी मिलेगी, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा। तो हमारे को उस चीज़ को हमने हमेशा, क्रिटिसिज्म हो या फीडबैक हो, उसको हमने हमेशा पॉजिटिव वे में लिया है कि यस इस बेस पे हमने अपने आप को उसको ठीक करना है, रादर देन उससे हम डीमोटिवेट नहीं हुए हैं। हमने कभी अपने से अच्छा करते हुए बंदे को भी देखा है तो हम जेलस नहीं हुए हैं, हम उसको मोटिवेशन लेके हमने अपने अंदर यही सोचा है कि यस हमने भी ऐसा करना है, ऐसा बनना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कि आपने क्रिटिसिज्म को भी, फीडबैक को भी, नेगेटिव फीडबैक को भी एक पॉजिटिव वे में लेना है, और ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह लेते हैं, और उसका फिर आउटकम को क्या आप उसका आउटकम आपके ही हाथ में है बेसिकली। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये र और मानी,
रमानी, और ये रमानी के करता धरता हमारे साथ थे। ये बहुत एक अच्छी खास बातचीत हुई है। उम्मीद करेंगे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और कहानी कामयाबी के अगले एपिसोड में भी एक नई हस्ती के साथ होंगे और उम्मीद करेंगे कि आप कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।